अच्छा, सर्कुलर मोशन में आपके पास जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है उसमें हमने ये लिंक कर लिया था कि लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी से अ, किस तरह से लिंक करना है। फिर हमने ये डिस्कस किया कि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे होती है आपके पास, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होगी तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। ठीक है। आज हमने फर्स्ट ये डिस्कस करना है कि अगर आपके पास एक सर्कुलर मोशन में आप एक्सेलरेशन को लिंक करना चाहो एंगुलर एक्सेलरेशन से, तो वो कैसे लिंक कर सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का बेसिक हमें आइडिया तो है, हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी अबाउट अ पॉइंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी अबाउट अ पॉइंट। अच्छा, अब इस बात का मतलब ये हुआ कि लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे डायग्राम को कंसिडर करो, तो इस डायग्राम में आपके पास आपको दो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर है, तो हमने थोड़े से डिस्टेंस पे कंसिडर किया। ठीक है। तो दोनों डिस्टेंसेस पे अगर आप स्पीड की डायरेक्शन देखो, तो वो दोनों डायरेक्शंस आपको पता है टेंजेंट टू द सर्कल जाएंगी। ठीक है। और जब वो टेंजेंट टू द सर्कल जाएंगी, तो टेंजेंट टू द सर्कल जाने का मतलब ये हुआ कि उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के मतलब कंपैरिजन में डिफरेंट होंगी, सेम नहीं होंगी। ठीक है। और जब वो मूवमेंट करेगी, तो मूवमेंट में आपको एंगुलर स्पीड भी मिल जाएगी। एंगुलर स्पीड मिलने के साथ आपको कुछ एंगल भी मिलेगा जो वहां पे सस्पेंड किया जाएगा उस बॉडी के थ्रू, जिसको हम डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर आप एक्सेलरेशन की बात करो, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्शन में होती है फोर्स के। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर, तो इसी तरह से एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है। जी सर। तो बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास सर्कल में डिफरेंट पॉइंट्स पे वेलोसिटीज हो, और डिफरेंट पॉइंट पे वेलोसिटीज को अगर आप कंपेयर करो, तो हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल होगी। और जब आप किसी भी दो पॉइंट्स को कंपेयर करोगे, तो उन दोनों का कंपैरिजन आपको बताएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सिंपली लिख सकते हो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा वी का मतलब ये है कि हमारे पास दो स्पीड्स थी, हम उनको कंपेयर कर रहे हैं। वी एफ माइनस वी आई। अच्छा, अब हमें यहाँ पर ये डिस्कस करना है कि लेट सपोज अगर आप बहुत शॉर्ट डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हो, तो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे आप डायग्राम पे देख सकते हो कि आपको एक ट्राइंगल मिल रहा है। ठीक है। एक शॉर्ट डिस्टेंस हमने कंसिडर किया, और शॉर्ट डिस्टेंस सर्कुलर मोशन में वो एक ट्राइंगल बनाकर दे रहा है आपको। और वो ट्राइंगल अगर आप देखो, तो वो ट्राइंगल कुछ इस तरह का है। पहले हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं। फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज
of angle a triangle can be approximated तो हम उस स्मॉल चेंज से एक ट्रायंगल सस्पेंड कर सकते हैं। और उस ट्रायंगल को अगर आप कंसीडर करो तो बेसिकली वो ट्रायंगल आपको कुछ इस तरह का मिलेगा कि आप उसे, ठीक है, और आप अगर इसकी क्वांटिटीज को लिखना चाहो तो यहाँ पर थीटा बन रहा होगा और ये रेडियस होगा सर्कल का और ये आर्क लेंथ होगी। ठीक है, अगर आप इसको डिस्टेंस यानी आर्क लेंथ, रेडियस और थीटा के रेफरेंस से देखो तो आप इसको s इज इक्वल्स टू आर थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और अगर इसी ट्राइंगल को आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के रेफरेंस से देखो अगर हम इसकी वेक्टर डायग्राम कंसीडर करते हैं तो उस वेक्टर डायग्राम के थ्रू आपको ये मिलेगा कि एक आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी, लेट सपोज ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, और एक फाइनल थी। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट जिस तरह से कंसीडर, ठीक है, तो लेट सपोज ये इनिशियल है, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है हमने, ये फाइनल है। ठीक है, तो उन्हीं दो पॉइंट्स को अब हम यहाँ पे एक सिंपल ट्राइंगल में कंसीडर कर, इनिशियल फाइनल कोई भी हो सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है कि आप एक को इनिशियल लिखो दूसरे को इनिशियल, क्योंकि अभी तो हम एक रैंडम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। और ये आपके पास आ जाएगा इनका चेंज, और ये जो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर है ये इनका चेंज दिखाएगा इनिशियल और फाइनल का। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब इसमें एक चीज देखना आप कि अगर आप क्वांटिटीज को कंपेयर करो तो आप एस को किस क्वांटिटी से रिप्लेस कर सकते हो? डेल्टा वी से। ठीक है, और थीटा की जगह पर तो डेल्टा थीटा ही आएगा। और बाकी क्वांटिटीज क्या रह गई आपके पास? आर। आर की जगह पर क्या रिप्रेजेंट करोगे आप? अच्छा, आर की जगह पे कोई वेलोसिटी। भी, हाँ कोई भी वेलोसिटी कर सकते हैं, इनिशियल भी फाइनल भी, क्योंकि दोनों रेडियस दे रही है। तो हम इन जर्नल उसको वी लिखेंगे अभी फिलहाल, फिर हम देखेंगे कि किस तरह से कंपेयर करना है अपनी क्वांटिटी को। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस एस इज इक्वल्स टू आर थीटा की इक्वेशन को वेलोसिटी के टर्म्स के साथ कंपेयर करके लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एंगल। ठीक है, आपने क्वांटिटीज देख ली हमने कैसे कंपेयर किए दोनों ट्राइंगल में, सिर्फ क्वांटिटीज चेंज करने का डिफरेंस था, और आपको जो है वो क्वांटिटीज कंपैरिजन भी इजी मिल गया। ठीक है, अगर हम सिर्फ एक ट्राइंगल बनाते तो फिर कंफ्यूजन होता कि ये वैल्यू हमने क्यों लिखी। तो यहाँ पर आपको इजीली डिफरेंस पता चल गया कि ये एस इक्वल्स टू आर थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इन दोनों ये जो वी, जो सेकंड इक्वेशन है बेसिकली, तो अगर हम सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करते हैं टाइम के साथ, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन चाहिए, वेलोसिटी तो है हमारे पास, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे डेफिनेटली को एक्सेलरेशन मिल जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम डिवाइड करते हैं डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू,
वी डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय टी। अब ये जो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी है, ये किसके इक्वल होगा? अभी हमने सबसे ऊपर लिखा हुआ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, ठीक है। और उसके बाद आपके रिमेनिंग क्वांटिटी किसकी इक्वल होगी, बता सकते हो? सर डेल्टा थीटा अपॉन टी एंगुलर वेलोसिटी हो सकता है। डेल्टा थीटा अपॉन टी बिल्कुल एंगुलर वेलोसिटी होगा। तो हम इस वेलोसिटी को एज इट इज लिखेंगे, और डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी को हम ओमेगा बना देंगे, ये एंगुलर हो जाएगी, ठीक है। तो डेल्टा थीटा ओवर टी को हमने एंगुलर में कन्वर्ट कर दिया और वी को एज इट इज कर दिया, ठीक है। तो A इज इक्वल्स टू वी ओमेगा, आपके पास एक और इक्वेशन बन गई, ठीक है। अच्छा अब देखो, आपके पास ये सिंपल समझ लो, आप इनको डेरिवेशंस ही कह सकते हो। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, और अगर इसी को आप थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड ले, तो आपको एक आइडिया और है कि हमने v की इक्वेशन भी ड्राइव की थी। याद है v की इक्वेशन क्या थी? v इज इक्वल्स टू, सर डब्ल्यू आर एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। तो आपके पास हमने लीनियर स्पीड को भी एंगुलर के साथ कंपेयर किया था, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, हमने एक कॉन्सेप्ट ड्राइव किया था। इज इक्वल्स टू आर ओमेगा हमने ड्राइव किया था, और इससे हम इस इक्वेशन में दोबारा सब्स्टिट्यूट करें तो आपकी इक्वेशन फिर से चेंज हो जाएगी। ए सी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा इंटू ओमेगा, ठीक है। तो आप ये इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा देखो, डिफरेंसेस आपको मिल रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो थी उसमें एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड थी। सेकंड इक्वेशन में एंगुलर स्पीड है और रेडियस है, ठीक है। और आप एक और काम भी कर सकते थे कि आप ओमेगा को भी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप थर्ड पॉसिबिलिटी ट्राई करो, तो आप ये भी कर सकते थे, ओमेगा इक्वल होता है वही v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा में से अगर हम ओमेगा को सब्स्टिट्यूट करवाएं इस इक्वेशन में, तो आपकी इक्वेशन आपको एक और फॉर्म में मिल जाएगी, और वो फॉर्म इस तरह से होगी, ए सी इज इक्वल्स टू ओमेगा इज इक्वल्स टू वी ओवर आर। ओ सॉरी, यहाँ पर v था, ओरिजिनल इक्वेशन में यहाँ v है, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल्स टू वी ओमेगा की जगह पर इस इक्वेशन को यूज करें, और ओमेगा की जगह पर v ओवर r लिखा है, तो फाइनल आपके पास इक्वेशन v स्क्वायर ओवर r। तो ये वाला फॉर्मूला आपने देखा होगा, आपके ओ लेवल्स के सिलेबस में भी ये मेंशन था, लेकिन ये हम यूज नहीं करते थे, ठीक है। तो वो जो v स्क्वायर ओवर r जो है वो इस तरह से ड्राइव किया गया है, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन सर्कुलर में? नहीं सर। नो सर। तो यहाँ तक हमारे पास काफी क्वांटिटीज हो गई हैं। अच्छा, इसमें जरूरी है कि आप सबको एज इट इज याद करो। ये अब देखो, क्वांटिटीज को बस हम मिक्स करते जा रहे हैं। अब हमने जिस तरह इक्वेशन ए ड्राइव की यहाँ पर, उसमें v और ओमेगा था, तो हमें पता है हम v को भी रिप्लेस कर सकते हैं, ओमेगा को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि v गिवन नहीं होता, डायरेक्ट उसको ड्राइव करना होता है। कभी ओमेगा गिवन नहीं होता, तो आपको सारी पॉसिबिलिटीज दिखा दी कि ये फॉर्मूला ऐसे ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं। तो वो आप वहां पर एट द मोमेंट आप कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप सारी डेरिवेशंस आपसे ऐसी की ऐसी पूछी जाए, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, लेकिन आपको सब पॉसिबिलिटीज का आइडिया होना चाहिए। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट और है छोटा सा, कि अगर आप कंसीडर ये वाली सिचुएशन, ठीक है,
मतलब आप अगर टर्न ले रहे हो एक हॉरिजॉन्टल पाथ पे, ठीक है, तो वो टर्न लेते हुए आपकी जो क्वांटिटीज हैं वो किस तरह से चेंज होती है, मतलब यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स आपकी हो, आपने क्वांटिटीज फाइंड आउट कर, वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। टर्न अराउंड अ कॉर्नर। तो अब आप इसमें देखो कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट डायग्राम है उसमें नॉर्मल हमारे पास मोशन है। बस नॉर्मल मोशन में अगर आप देखो तो बॉडी का वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है। और लेट्स सपोज अगर आप ट्राई करते हो राइट हैंड साइड पर मूव करने की, तो आप एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ बनाओगे ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो सेंटर होगा वो राइट हैंड साइड पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो सेंटर है वो आपका राइट हैंड साइड पर है, और अगर जब आप कर्व हो गए, जब आप टर्न हो गए कॉर्नर पे, तो फिर आपके पास सेकंड डायग्राम है। अब आपके पास हुआ ये कि आपका वेट तो अपनी जगह पर है, ये रहा आपका वेट, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन की जो डायरेक्शन है अब वो डिफरेंट हो गई, क्योंकि ग्राउंड आपको पॉइंट से पुश देगा। तो ये रहा आपका नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और अब आपके पास जो नॉर्मल रिएक्शन था ना उसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। दो कंपोनेंट्स इस तरह से बन गए कि एक आपके पास यहाँ पर कंपोनेंट आ गया और एक कंपोनेंट ये रहा, ठीक है। और ये जो नीचे एफ लिखा हुआ है ये कौन सी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को। लेकिन आपके पास अगर फ्रिक्शन की बात करो तो आप तो इन टू द पेज जा रहे हो यानी फॉरवर्ड, तो फ्रिक्शन तो आपको आउट ऑफ द पेज मिलेगी। ये वाली फोर्स बेसिकली फ्रिक्शन की अभी यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आपको मिल रही है। और ये जो कंपोनेंट्स में हमने ब्रेक किया है, ठीक है, इसका आपको आइडिया हो गया किस तरह से हमने इसको ब्रेक किया, क्योंकि अभी आप बिल्कुल टिल्टेड फॉर्म में हो। तो जो फर्स्ट डायग्राम में एक्शन रिएक्शन फोर्सेस थी, क्योंकि यहाँ तो आप बैलेंस थे, क्योंकि वेट आपका डाउनवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है, और कोई ऐसी फोर्स नहीं थी जो आपको मतलब अप्लाई हो रही हो जिसकी वजह से आपको उसके ऑपोजिट कोई फोर्स ढूंढनी पड़े। लेकिन जैसे आपने टर्न लिया कॉर्नर की तरफ, फिर आपके पास जो रिजल्टेंट था, सॉरी, जो नॉर्मल रिएक्शन था वो अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो गया, ठीक है। एक कंपोनेंट आपके पास बन गया आर कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आपके पास हो जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है। और सेम आपके पास यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं और सर। और अगर आप यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हो, कैलकुलेट करने के लिए मतलब हम टोटल फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं बॉडी पे, तो जो जर्नल फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है F इक्वल्स टू एम ए। और बेसिकली अब यहाँ पर एम ए तो अपनी जगह पर है, इसमें एक्सेलरेशन जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि अब हम टर्न ले रहे हैं कॉर्नर पे, तो हमारी एक्सेलरेशन इस बार सेंट्रीपिटल होगी, ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगी। और मास तो कांस्टेंट है, मास में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जो आपकी नेट फोर्स है, नेट फोर्स कैसे हमें पता चलेगी, वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? अब नेट फोर्स आपको इस तरह से पता चलेगी कि एक तो फ्रिक्शन की फोर्स है, ठीक है, और दूसरी फोर्स आपके पास है आर साइन थीटा वाली, जो आपको हेल्प कर रही है राइट हैंड साइड पे मूव करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये जो आर कॉस थीटा है, ये आर कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रही है? मैं यहाँ पे फोर्सेस भी लिख देता हूँ। आर कॉस थीटा बैलेंस कर रही है वेट को, ऐसा ही है।
जी सर। क्योंकि आर कॉस थीटा ऊपर की डायरेक्शन में, तो डब्ल्यू और आर कॉस थीटा जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है, वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, तो उनका काम जो है वो यहाँ तक खत्म हो गया। अब आपके पास जो सिर्फ फोर्सेस रह गई वो एक तो फ्रिक्शन की रह गई और दूसरा आर साइन थीटा की। ठीक है, ये दोनों अब फोर्सेस हैं जो आपको राइट हैंड साइड पे मूव करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, और जैसे ही आप राइट हैंड साइड की तरफ मूव करोगे तो आपकी जो नेट फोर्स होगी वो इन दोनों के सम के इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन आपको हेल्प कर रही है रोड पे ग्रिप के लिए, और जो आपकी बॉडी है सेंटर ऑफ मास है, जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका एक कंपोनेंट आपको हेल्प कर रहा है टर्न होने में। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से कि जो आपकी नेट फोर्स होगी वो डिवाइड हो जाएगी दो में, एक्सेलरेशन आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, और ये जो एम ए सी लिखा है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ सी। ठीक है, क्योंकि एफ सी आपको पता है कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास एम ए सी के इक्वल है, और ए को अगर आप स्प्लिट करोगे तो वो वी स्क्वायर ओवर आर वही सेम फॉर्मूला बना देगा जो आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है पहले। तो इस तरह की सिचुएशन में ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा। ठीक है, और इसके लिए आप ये लिख सकते हो स्टेटमेंट, टू टर्न एट हायर स्पीड, more centripetal force is needed। तो जितना ज्यादा आपने स्पीड से टर्न होना होगा उतनी ज्यादा आपको सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, और ये जो आर साइन थीटा का फैक्टर है ये आपके पास इंक्रीज तब करेगा जब आपका एंगल इंक्रीज होगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राउंड के साथ जो आपका एंगल बन रहा है बेसिकली ये रहा थीटा, अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली आपका राइट हैंड साइड पे जो लीन होगा वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा, तो आर साइन थीटा की क्वांटिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगी। ठीक है, क्योंकि आर साइन थीटा में खुद थीटा आपके पास आ रहा है तो थीटा बेसिकली लिंक कर रहा होगा उसके साथ, तो दोनों डायरेक्टली लिंक होंगे। क्लियर। जी सर। और दूसरी बात ये जो अभी हमने लिखी है एफ सी वाली, इसके लिए भी आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर आप यूज करते हो, ए इक्वल होगा वी स्क्वायर ओवर आर, एम वी स्क्वायर ओवर आर। अगर एफ सी इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड आपके पास उसकी तरह दोनों इंक्रीज होंगी अगर एम और आर हम कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो यही वाला पॉइंट हमने यहाँ लेफ्ट पर लिखा है, टू टर्न एट हायर स्पीड मोर सेंटीमीटर फोर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक हो गया यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक नहीं है, सर, नो कंफ्यूजन। अब हम इसमें अगर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेट्स सपोज सर्कुलर मोशन के, क्योंकि अब ज्यादातर ग्रेविटेशन के साथ लिंक होकर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम सिर्फ सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस देखें तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे।
आपके पास एक ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में मेंशन है अ लार्ज बाउल इज मेड फ्रॉम पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर। एक होलो स्फीयर है और सेंटर से आपको डिस्टेंस यहाँ पर दिखाए, वो 14 सेंटीमीटर है, तो बेसिकली वो हमारा रेडियस ही होगा। और उसके बाद ये लिखा है कि स्मॉल स्फेरिकल बॉल इज प्लेस्ड इनसाइड द बॉल एंड इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल स्पीड, द बॉल फॉलोज। सो बेसिकली ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ये हमने भी नॉर्मली किया होगा कि आप नॉर्मल बॉल लेकर उसमें बॉल रखो और उससे बॉल को रोटेट करना शुरू करो सर्कल में, तो उसमें जो बॉल है वो भी एक सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है। और मेन पार्ट आपका यहाँ से है कि आपके पास जो फोर्सेस हैं बॉल पे जो एक्ट कर रही हैं वो ये रही। आपको पता है कि बॉल ये बाउल के सरफेस के साथ है। यहाँ से आप रेफरेंस ले लो कि ये एक साइड की पिक्चर दिखाई है उन्होंने। वेट आपका डाउनवर्ड है, ठीक है, और सरफेस क्योंकि यहाँ पर है तो सरफेस से बिल्कुल परपेंडिकुलर आपको क्या मिलेगी, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन मिल गया। अब ये वही वाली बात है कर्व वाली, कि कर्व को अगर आप स्प्लिट करो तो ये अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा, ऐसे ही है। ठीक है, तो ये सेम वही सिचुएशन है जो अभी हम कर्व वाले डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, और इसमें आपको याद होगा कि जहां हमारे पास ग्राउंड के साथ एंगल बन रहा था, ठीक है, सॉरी ये वाला जो एंगल बन रहा था हमारे पास, तो जहां पर आपके पास जिस साइड एंगल था उस एंगल की साइड में आपको आर कॉस थीटा मिल रहा था, और उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी जहाँ पे हाइपोटेनस बन रहा है वहां पे आपको आर साइन थीटा मिल रहा था। तो सेम आप इसी तरह से इसको ब्रेक करोगे अगर, तो ये कंपोनेंट आपको देगा, क्योंकि थीटा इस बार यहाँ पर है, तो थीटा वाली साइड के साथ आर कॉस थीटा, और जो दूसरी साइड होगी आर साइन थीटा। अब वो आपसे पूछ क्या रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन और ये सब उन्होंने बता दिया। अब वो कह रहे हैं बाय रिजॉल्विंग द रिएक्शन फोर्स आर इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, वो हमने पहले ब्रेक कर लिया। शो दैट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज गिवन बाय एक्सप्रेशन। ये आपने इक्वेशन ड्राइव करके दिखानी है कि आपका फाइनल रिलेशन इसके इक्वल आता है। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप क्या कंसिडर करोगे। अच्छा, एक चीज अभी हमने डिस्कस की थी यहाँ पर, आपको याद होगा, इसमें भी आप देख सकते हो कि वेट को अगर बैलेंस करना हो तो वेट को कौन सी क्वांटिटी बैलेंस करिए, डायग्राम में आप देख के बता सकते हो। आर साइन थीटा सर। आर साइन थीटा, क्योंकि आर साइन थीटा बिल्कुल ऑपोजिट है। जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आपने यही करना होगा कि फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। और अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करो या नेट फोर्स की बात करो, तो आपको पता है नेट फोर्स यहाँ से मिल रही है। लास्ट टाइम भी हमने जिस तरह भी देखा था कि जो फ्रिक्शन की फोर्स थी, ठीक है, उसी के साथ आपने आर साइन थीटा लिया था, लेकिन क्योंकि इस बार हमारी डायरेक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है तो इसलिए हमारे कंपोनेंट्स भी चेंज हैं। एफ कॉस थीटा आपके, सॉरी आर कॉस थीटा जो है वो आपकी रिजल्टेंट फोर्स के इक्वल हो जाएगा। और आप आर को कंसीडर करते हो अगर, लेट सपोज आर इज इक्वल्स टू एफ अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास आर की वैल्यू को आप कहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हो, सर पहली इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन से, क्योंकि सेकंड से हमने ड्राइव किया, फर्स्ट में हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। अच्छा, हमें पता है हमने ये इक्वेशन ड्राइव करनी है। अगर आप थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स भी देखो तो टेन थीटा इक्वल किसके होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो हमें कुछ ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें साइन थीटा ओवर कॉस थीटा भी आ जाए और एफ भी आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली हमने इक्वेशन टू इसलिए चूज की क्योंकि हमें एफ चाहिए अपने आंसर में।
अगर हमें आर चाहिए होता तो हम इक्वेशन 1 चूज करते। सही है, मतलब डब्ल्यू चाहिए होता अगर, तो हमारे पास डब्ल्यू तो लेफ्ट पे ऑलरेडी है इक्वेशन 1 में, हमें सिर्फ राइट साइड को सेट करना है। ठीक है, तो आप इक्वेशन 1 में से सब्स्टिट्यूट करोगे। तो इक्वेशन 1 आपके पास W इक्वल्स टू एफ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। ठीक है, सही है, सिंपल सी आपके पास इक्वेशन प्रूफ हो गई। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। और नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं कि स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द फोर्स फॉर द मोशन ऑफ द बॉल इन द बाउल। वो जो एफ थी बेसिकली, वैसे तो हमने डिस्कस करते हुए बीच में एक्सप्लेन कर दिया था कि वो एफ किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। तो वो एफ बेसिकली किसको एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल में ना फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है। क्योंकि आप बाउल में अगर देखोगे ना, तो अगर बॉल यहाँ पर है तो वो ये एफ की डायरेक्शन है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि एफ जो है वो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स। फाइनल पार्ट में कह रहे हैं कि द बॉल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, रेडियस गिवन है, एंगल 28 डिग्री है और स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? अच्छा, अभी इसमें होता ये कि जो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दी जाती है नॉर्मली, हम आप उससे भी हिंट ले सकते हो। अभी हमने ड्राइव किया था, क्योंकि जब आपने उसकी मोशन के लिए इक्वेशन बनाई है तो वही इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। W को अगर आप स्प्लिट करो तो W किसके इक्वल होता है, W इक्वल्स टू mg। mg। और फोर्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, सेंट्रीपिटल। अब m और m कैंसिल हो जाएगा, और देखो उन्होंने मास की वैल्यू भी नहीं दी इसलिए, क्योंकि मास आपको यूज ही नहीं करना पड़ता। तो बाकी वैल्यूज, g की वैल्यू क्या लिखोगे आप, 9.81। स्पीड की जगह पर अननोन, क्योंकि वो फाइंड कर रहे हैं। रेडियस इन, और इसको मीटर में कर लेते हैं बल्कि, क्योंकि हमें एसआई में आंसर चाहिए। तो ये 0.14 हो जाएगा मीटर में, फ्लाई बाय 1028। और फाइनली इसकी स्पीड आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, आप भी चेक कर सकते हो। ठीक हो गया यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर।